हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके इस बैच में आप लोगों का आज एक बार फिर से स्वागत है। कल क्लास नहीं हुई थी, कारण आप लोगों को लगभग पता ही है कि कल आरपीएफ में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पिछली बार जो हमने पढ़ाया, उन बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं आरडब्ल्यू करता है ये सारे चीजें। साथ में प्री मेडिकल भी आप लोगों के लिए आयोजित किया गया था। तो जब आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा तो भी एक सम्मान समारोह हम लोग आयोजित करेंगे। तो आप लोगों से वही मुलाकात करते हैं हम लोग सबसे पहले, वरना उससे पहले तो आपकी और हमारी जो मुलाकात हो रही होती है वो ऐसे ही ऑनलाइन होती है। तो सभी का स्वागत है, प्रणाम, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। एक बार इसको करने की कोशिश भी आप सभी लोग करेंगे कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। RWA कालावर, खुशबू भगत, शिवानी पाजी, पाल जी, ठीक है। तो जल्दी से जुड़े। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। रोहित जांगिड, मैं बहुत बढ़िया, राधे राधे। कार्तिक शर्मा, सोनू पाल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी, कल हमारे यहाँ मेडिकल, प्री मेडिकल भी था, ठीक है ना। चलो, प्री मेडिकल भी था और प्री मेडिकल में बहुत सारे बच्चों को ऐसे बहुत माइनर माइनर से पॉइंट बताए गए, जैसे इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं या जो नस खड़ी होने वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिनका एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग इलाज कर सकते हैं 15-20 दिनों में। तो उनको वो चीजें पहले ही अगर पता चल जाएंगी तो वो 10-15 दिन में अपना वो इलाज कर सकते हैं, आसानी के साथ इलाज हो जाता है उसका। तो उनका फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि आरपीएफ में मेडिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि आरपीएफ जब भी जैसे 4208 वैकेंसी है कांस्टेबल, तो वो मेडिकल के लिए 4208 विद्यार्थियों को ही बुलाएगा। और किसी के अगर बड़ी दिक्कत है तो बाहर करेगा, वरना खाली रह जाएंगी उसकी सीट अगर सबको बाहर करता रहा तो। एसएससी जीडी या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरह मेडिकल खतरनाक नहीं है। बस आपका आरपीएफ में एक मामूली सा नॉर्मल सा मेडिकल होता है, वो चीज आपने देखी। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे चुके होंगे, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन साइड, सर स्क्रीन सीधा नहीं है क्या सर, सीधा नहीं दिख रहा। लगभग सीधी है, थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग बिगड़ी हुई है, ये बात सच है, ठीक है ना। चलो, तो यहां आज आपके सामने है 2020 में ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम का रेशियो 4,5,2,3 हो गया। 2021 में ए और बी की कुल इनकम 7,05,600 है, तो 2021 में बी की इनकम बतानी है आप लोगों को क्या होगी। तो प्यारे बच्चे, ये आपको पॉइंट पता है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। मैं अब आपको यहां बताऊं क्या चीज दी हुई है। इन द ईयर 2020, 2020 में एक्स और वाई है, ठीक है, ए और बी है। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है, ए कमाता है 5 रुपए, बी कमाता है 4 रुपए 2020 में। और 2020 में ही बी और ए और बी की दोनों की अलग अलग भी दे रखी है मेरे दोस्त। 2020 और 2021 में इन दोनों की अलग अलग भी दे रखी है उम्र, मतलब आयु, आयु नहीं आय। ए की आय कितनी है 2020 में, 4 to 5 है। और बी की आय कितनी है 2020 से 21 होते हुए, 2 to 3 है। तो ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सर हमें अब बराबर क्या करना है 2020 की। यहां देखो 2020 में इनकम है 4 और 2, यानी एलसीएम 4 बनेगा। ये 2020 की है, तो यहां से 2020 का एलसीएम यहां गुणा कर दो, बस एलसीएम बन रहा है 4, तो आप बोलोगे 4 पंजे 20, 4 चौक 16 है। तो अब इसके बाद ए 2020 में ए 20 बन गया, तो यहां भी ए को 20 बना लो 2020 में। तो 4 को 20 बनाना है तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, और यहां पे भी 5 की होगी, तो ये हो गया 20, ये हो गया 25। ऐसे ही अगर मैं 2020 में बी की बात करूं तो 16, 2 को 16 बनाना है तो 8 की गुना यहां भी, 8 की गुना यहां भी, तो ये बनेगा 24, सॉरी 16 और 8 दिया 24। अब उसने कहा है आपसे कि ए 2021 में ए और बी की कुल आय, तो मैं कह रहा हूं 2021 में ए और बी की कुल आय कितनी है 24 और 25 यानी 49। तो 49 का मान दे रखा है 705600। तो एक का मान क्या आएगा, मैं इसको 7 से काट रहा हूं, 7 सत्ते 49, इसको 7 से काटा, 7 एकम 7 0, 7 0, 7 अट्ठे 56 00। एक से इसे काटा तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 00। एक का मान 14,400। अब जो वो पूछ रहा है 2021 में बी की इनकम बताओ, तो 2021 में बी की इनकम ये रही
2021 में बी की इनकम, 2021 में बी कितना रेशियो लेके बैठा है, 24 रेशियो, 24 है तो 24 का मान क्या होगा, 24 गुणा 14,400। 00 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 चौक 96, 96 और 9 105 हासिल लगा 10, 24 एकम 24 और 10 34, 34 56 00, 34 56 00 इस सवाल में आपको आंसर मिलेगा, 34 56 00। ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को कहाँ करा दिया, उसमें करा दिया जो 40 सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन सेम हमने करा दिया। ग्रुप डी में टैटू वालों को बाहर निकाल देते हैं, ग्रुप डी का तो नहीं पता, आरपीएफ में तो अलाउ है फिर भी टैटू, लेकिन टैटू अगर है तो कोशिश ये करो कि आप लोग उसको हटवा दें लेजर वगैरह करके। एक और टाइप देखो, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, आज इसको हम खत्म कर दे रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो जिस जिस बच्चे ने वो क्लास देखी होगी जिसका मैंने आपको बोला था 40 सीरीज वाली, उन बच्चों को ये सारी कहानियां याद हो चुकी होंगी, वो ये सारी कहानी आराम से पढ़ देंगे, ठीक है ना। चलो तो एक बार फिर से समझेंगे भाई, इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x बराबर 2 और y बराबर 6, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 3, बताओ फटाफट से। x बराबर 2 y बराबर 3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर आज जीके की क्लास नहीं हुई क्या, अभिषेक मौर्य जी, मेरे दोस्त ऐसे नहीं पता होता हमें कि कौन टीचर आज क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर कोई टीचर इन्फॉर्म कर देता है तो हम उसे बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जीके की क्लास की अभिषेक मौर्य जी मुझे नहीं पता मेरे भाई, अगर आपको नहीं दिख रही है तो हो सकता है ना हुई हो, ठीक है ना। चलो दीपांजलि चौरसिया, अब इस सवाल पे नजर मारते हैं। एक सवाल मैं समझा रहा हूं फिर सारे आप कर दोगे, इसका बेसिक तरीका बिल्कुल बताऊंगा आपको। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, दो चीजें आप लोगों को पढ़ रखी है आपने, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती। समानुपाती बोल दे या अनुक्रमानुपाती बोल दे तो बराबर में है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अपोजिट में है। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब जस्ट अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपॉन में ले जाइएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग अपने पास से करते हैं। जिन बच्चों ने मैथ 12वीं क्लास जो है मैथ से करी है उनको नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं उनको पहले समझा रहा हूं कि आपको एक यहां पे कोई भी वस्तु, कोई भी एक अचर राशि यानी कि नॉन वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल आपको लेना है। जैसे आप इस वाले चिन्ह को, जो इनवर्सली का है, इसको इक्वल करने के लिए k अपॉन वाई कर दो भाई। इसमें आपने क्या करा, k की गुणा कर दी किसमें, 1 अपॉन वाई में, ठीक है। k क्या है मेरे दोस्त, यहां k कांस्टेंट है, यहां k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। k क्या है तो प्यारे साथी k एक कांस्टेंट वैल्यू है, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहां देखो y बराबर 6 और x बराबर 2 है। यदि उसने बोला है यदि y बराबर 6 और x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है, तब आप उसमें देखो यहां पे x बराबर लिखो 2 बराबर k गुणा 1 अपॉन y बराबर लिखो 6, तो 6 की तिरछी गुणा करोगे k का मान आ गया 12। अब आप कहीं भी देखना k का मान इस वाले सवाल में 12 ही रखना होगा हमें, k क्योंकि कांस्टेंट है 12 रखोगे। ये कह रहा है x बराबर 3 होने पर y का मान बताओ, x बराबर 3 तो y बराबर क्या, x बराबर 3 तो y बराबर क्या, x बराबर 3 तो y बराबर क्या, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसी में आप लोगों को रखना पड़ेगा ये कि हमें पता है x बराबर है k गुणा 1 अपॉन वाई, और y x का मान तो 3 है बराबर k का मान फिक्स है 12, तो 12 ही होगा, 12 इनटू में 1 अपॉन वाई, वाई की इधर गुणा करोगे तो 3y इज इक्वल टू 12, और 3 से 12 काटोगे 4 बार तो y का मान आएगा 4। y का क्या मान आएगा तो मेरे प्यारे भाई y का मान आएगा 4। y का क्या मान आ रहा होगा तो इस सवाल में जब आप देखोगे तो y का मान आ जाएगा 4। बात आ रही है समझ, नहीं आ रही, जिसको समझ आ गई वो थम्स अप करो, क्योंकि इसके 4 सवाल आपसे कराऊंगा फिर मैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती है y के, तो x व्युत्क्रम का ऐसे चिन्ह लगाओ और 1 अपॉन वाई के बराबर लिख दो, ठीक है। अब 1 अपॉन वाई में k की गुणा करनी है, k कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है k,
कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है k। तो वो कह रहा है y बराबर 6 और x बराबर 2 है। ठीक है, तो हमने यहां पे x बराबर 2 y बराबर 6 रखा तो k का मान 12 आ गया। अब इसी फॉर्मेशन में, इसी फॉर्मेट में जो वो आपसे बोलेगा आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। जो वो आपसे बोलेगा मेरे दोस्त वो वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। उसने कहा x का मान 3 होने पर, तो इसी में रखो x का मान यहां 3, k का मान यहां 12 आएगा, तो y का मान 4 आएगा। चलो एक और समझते हैं। ये कह रहा है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम यानी अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एम एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। m क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, ये है। तो आप इसको केवल इतना लिख दो, m बराबर k गुणा 1/n। ठीक है, m बराबर k गुणा 1/n, या इसको m बराबर k/n भी लिख सकते हो। भाई जरूरी थोड़ी हम इसको ऐसे ही लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर k/n। k की 1 में गुणा करोगे तो वो k ही आएगा। अब k अपने पास कांस्टेंट वैल्यू, k हमने अपने पास से कांस्टेंट वैल्यू मानी है, k कांस्टेंट वैल्यू है। k क्या है मेरे दोस्त? k है कांस्टेंट वैल्यू। k क्या है? तो प्यारे साथी k एक कांस्टेंट वैल्यू है, m बराबर k/n। ठीक है ना। चलो, तो ये कह रहा है m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है। यदि m बराबर, ये इसने दे रखा है m बराबर 20 है तो n बराबर 70 है, तो n बराबर आपका 70 है। ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। अब इस फॉर्मेट को यहां लिख दो, m का मान 20 बराबर k/n का मान 70। तो k का मान हो गया 7 दूनी 14 यानी 1400। k का मान क्या हो गया? 1400। अब ये 1400 ही रहेगा जहां भी मांगेगा। उसने कहा है n बराबर यदि 50 है तो m का मान बताओ। अब उसने कहा है यदि n बराबर 50 है, यदि n बराबर 50 है तो आपको बताना है m का मान क्या होगा, और इसी में रखना है m बराबर k/n में ही। m बराबर k/n इसी में शर्त में रखना है। तो m का मान आपको निकालना है, क्या होगा? k का मान तो फिक्स हो चुका है 1400, k का मान फिक्स हो चुका है 1400 अपॉन n का मान है 50। 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो n का मान गुरु 28 आएगा। n का मान कितना आ जाएगा? m का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 28 आएगा। ठीक है, अभिषेक मौर्य मेरे प्यारे दोस्त, आपका लगभग 70-80 कमेंट आपके हो चुके हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं मुझे नहीं पता जीके की क्लास हुई है कि नहीं, और आप मुझसे ही पूछना चाहते हो तो मुझे नहीं पता भाई, अभी हकीकत बात ये भी है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया मौर्य जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं रुक जाओ, जीके की क्लास का मुझे नहीं पता। बाकी रोक तो मैं सकता हूं 1 सेकंड में, ये बात भी तो समझो। ठीक है, ये बात भी तो समझो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बताओ समझ आ गया कि नहीं? यस सर बिल्कुल आ गया है। ठीक है, बबली अलेक्सा कह रहे सर हुई है। अभिषेक क्लास बेटा जी हुई है, इस बात को समझ लो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। आप लोग कह रहे हो सर लिखने का टाइम, तो लिखने का टाइम आप चाहो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो हो गई है, आ गया है, बहुत बढ़िया। सर जी की क्लास हो गई है, हो गई है बेटा, क्लास हो गई है। तुम ही कहीं सो रहे हो या तुम्हारे में दिखाई नहीं दे रही है किसी कारण से। एक और क्वेश्चन देखो, m जो है n² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती है। m मेरे प्यारे दोस्त व्युत्क्रमानुपाती है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² + 3। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, m जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके? n² + 3 का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? m बराबर k/n² + 3। हम इस संदर्भ पे पहुंचे, k एक कांस्टेंट मान है। k क्या है? k एक कांस्टेंट मान है। k क्या है यहां? k एक कांस्टेंट वैल्यू है मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलो सर लगता है एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म नहीं होगा, रौनक पांडे जी कह रहे हैं। ठीक है भाई, एग्जाम से पहले सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, उस बात को टेंशन मत लो। मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस, एग्जाम से पहले आपके PYQ, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस
सेट, और प्रैक्टिस सेट भी लगभग कितने, प्रैक्टिस सेट भी लगभग कितने, लगभग 40-50 प्रैक्टिस सेट। देखो ये एग्जाम से पहले कराने की जिम्मेदारी मेरी, टेंशन मत लो कतई भी। ग्रुप डी में 2022 में, 2026-25 में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं कराऊंगा आप लोगों को एग्जाम से पहले फुर्सत में। सिलेबस मैं कराऊंगा आप लोगों को एग्जाम से पहले फुर्सत में, और प्रैक्टिस सेट 40-50 मैं कराऊंगा आपको एग्जाम से पहले फुर्सत में। तो इन चीजों को लेके तुम दिमाग अपना खराब मत किया करो, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, ठीक है। यहां देखो ये कह रहा है यहां पे हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं ना, हमने इनवर्सली पहले की तरह ही लिखा। इस बार भी हमने ऐसे लिखा, के हमने अपने पास से मान ली कोई कांस्टेंट वैल्यू, के की जगह आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्बडा कुछ भी, पाई चाई ए बी सी डी एक्स वाई जेड। बस ये मत मानना एम और एन, क्योंकि एम और एन अगर आपने माने तो हो सकता है आपस में मिल जाए, हो सकता है एम और एन आपस में मिक्सअप हो जाए, इसलिए एम और एन के अलावा कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो आप, ठीक है ना। चलो अब ये कह रहा है n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 होता है, n बराबर 3 है और m बराबर भी 3 है, तो m का मान 3 बराबर k अपॉन n का मान भी 3, तो n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 9 और 3 12, 3 बराबर k अपॉन 12, तो k का मान आ गया 36। k का मान क्या आ गया 36, कोई दिक्कत यहां तक। k का मान क्या आ गया, तो मेरे प्यारे भाई k का मान आ गया 36। k का मान क्या आ गया, आप कहेंगे सर k का मान आ गया 36, k का मान 36 आ गया। अब कह रहा है n स्क्वायर बराबर 69 है, तो m का मान बताओ। n स्क्वायर बराबर 69 है तो m बराबर क्या होगा, इसी फॉर्मेशन में रखो, m बराबर k अपॉन n स्क्वायर प्लस 3। तो m का मान क्या है, m का मान मुझे निकालना है, बराबर k का मान है 36 अपॉन में n स्क्वायर, ये रहा n स्क्वायर, n स्क्वायर का मान है 69 प्लस 3, तो m बराबर हो गया 36 अपॉन में 72, तो ऊपर काटोगे m बराबर 36 एकम 36, 36 दूनी 72, m का मान 1/2, m का मान क्या है 1/2, 1/2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है 69 का स्क्वायर क्यों नहीं करा जी आपने, जब यहाँ पे n का मान इसने दिया था 3, तो आपने उस 3 का यहाँ स्क्वायर किया था, अब आपने यहाँ पे 69 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, मुझे बताओ फटाफट से। हमने यहाँ 69 का स्क्वायर क्यों नहीं किया मेरे प्यारे भाई, ये बताओ फटाफट से, ठीक है ना। 69 का स्क्वायर क्यों नहीं किया हमने, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बताओ भाई हमने 69 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, हमें तो यहाँ 69 का स्क्वायर करना चाहिए था कायदे में, तो बहुत बढ़िया। 69 का स्क्वायर हमने क्यों नहीं किया। अच्छा जब मैं हिल रहा हूं तो कैमरा ब्लर कर रहा है, चलो हिलना मैं थोड़ा सा बंद करता हूं, कैमरे की सेटिंग बिगाड़ दी है किसी ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां ऑलरेडी n स्क्वायर का मान दे रखा है, n का मान नहीं दे रखा, यहां तो दे रखा था n का मान, और यहां ऑलरेडी n का स्क्वायर का मान 69 है, इसलिए 69 का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑलरेडी प्यारे भाई दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आपको थोड़ा सा यहां सतर्क होना पड़ेगा, यहां पे आपसे बोला है अनुक्रमानुपाती, में बार बार, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। दो तरीके के अनुपाती होंगे, एक होगा व्युत्क्रमानुपात, एक होगा अनुक्रमानुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस बार इनवर्सली नहीं है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ए जो है अनुक्रमानुपात में है b+18 के, इस बार मैंने 1/b+18 क्यों नहीं किया मुझे बताओ पहले। इस बार मैंने 1 में क्यों नहीं लिखा, जैसे मैंने यहां लिखा था, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने यहां लिखा था 1 क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती था, जैसे मैंने यहां लिखा 1 क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती था, जैसे मैंने यहां लिखा 1 क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती था, लेकिन मैं यहां व्युत्क्रमानुपाती 1 नहीं लिख रहा हूं। क्या जरूरत है 1 लिखने की मुझे बताओ, क्या 1 लिखने की जरूरत है इसमें मुझे बताओ फटाफट से। क्या आपको लगता है कि मैं यहां 1 लिखूं मेरे दोस्त। जब अनुक्रमानुपाती होता है ना, तो अनुक्रमानुपाती में जब a की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू भी बढ़ेगी, और व्युत्क्रमानुपाती में जब a की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू घटेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेकिन इस चिन्ह को हटाने के लिए a की गुणा करनी पड़ेगी। अब भी ये बनेगा k b+18,
के की गुणा करनी है, कोई नई बात नहीं है। के क्या है? के हमारे पास से मानी गई कांस्टेंट वैल्यू है। अब कह रहा है बी बराबर 36 होने पर ए का मान 108 है। बी बराबर 36, बी बराबर 36 तो ए का मान कितना है? 108। तो यहां लिखो ए का मान 108 बराबर के बी का मान 36 प्लस 18, तो ये बना 108 बराबर के 36 18 कितना बनेगा? 54, और 54 दूनी 108, तो के का मान आ गया 2। और ये के का मान 2 आपको रखना है जैसे आप रखते आए हो अब तक। के का मान आपको अब तक जैसे रखते आए हो, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है कब? जब बी बराबर 68 दे रखा हो। ये दे रखा लास्ट में, तो इसी में रखोगे। क्लियर कट सी बात है। एक बात तो आप जान गए हैं कि सर ए बराबर के ब्रैकेट में बी प्लस 18 हम इसमें रखेंगे। तो अब हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर क्या होगा? के का मान 2, बी का मान 68 और प्लस ये 18, तो 2 गुणा 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 6 7 8, 86 गुणा 2 तो 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। ए का मान क्या आएगा? 172। ए का मान क्या आ जाएगा? 172। ए का मान क्या आ जाएगा? 172। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ए का मान आ जाएगा 172, 172। अनुक्रमानुपाती में बटे में नहीं करते हैं, सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती में करते हैं। दीपांजलि चौरसिया बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चे ये बात आपको यहां समझनी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट में प्रोपोर्शन होगा। अनुक्रमानुपाती के लिए 1 यानी व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या करोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इसका आंसर मुझे सारे बच्चे देंगे। एक्स इफ एक्स वेरीज इनवर्सली, यानी एक्स जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 के जैसे व्युत्क्रमानुपाती बदलता है। व्युत्क्रमानुपाती है तो अपॉन में जाएगा नहीं जाएगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे आंसर से मतलब है। आंसर दे दो सारे के सारे। सचिन मेरे प्यारे भाई आंसर, अंश प्रजापति, ऋतिक, ठीक है ना। चलो मेरे भाई आंसर दो। दीपांजलि चौरसिया, निरंजन कुमार शर्मा, सर रीजनिंग वाले सर की तबीयत कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास है, दिक्कत नहीं है कोई भी। नरेंद्र, देवेंद्र, अर्पित सिंह, जितेंद्र, मनोज। 68 कहां से आया है? 68 प्यारे दोस्त बी का मान 68 है, ये रहा बी का मान। ए बराबर क्या जब बी का मान 68? ये दे रखा है 68, 68 मेरे दोस्त बी का मान दिया हुआ है। आप में से हर एक का मान चाहिए, बिल्कुल लेंगे। हरिंदर सैनी क्यों नहीं लेंगे टेस्ट? रूपम, मोनू, चंचल कुमार, हेलो सर कल क्लास नहीं हुई थी क्या? कल नहीं हुई थी, कल आरपीएफ सम्मान समारोह में सभी टीम ज्यादातर बिजी थी। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। गणेश 99, संपाति 101, 99 कह रहे हैं कुछ। अभी आकांक्षा तिवारी कह रहे 172 कैसे आया? गुड़िया 86 का दुगना करो भाई। के का मान 2 ये रहा, के की जगह 2 लिखो। बी प्लस 18 ये हमारा ऑप्शन बना हुआ है, तो बी का मान 68, 68 प्लस 18 86 गुणा 2 172। अब मैं कह रहा हूं एक्स जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 के जैसे व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमा के लिए अनुक्रम अपॉन में लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1। तो इस चिन्ह को हटाओगे तो आप लिखोगे के, एक के अपने पास से लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 1, और जैसे ही आप इसको लिख रहे हैं बस आपका आंसर लगभग आ गया। ठीक है, बस आपका आंसर लगभग आ गया। x बराबर 24 जब y बराबर 10 होता है। x बराबर 24 जब y बराबर 10 होता है, तो x का मान लिखो 24 बराबर k अपॉन y का मान लिखो 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो आप बोलोगे 24 बराबर k अपॉन 99। भाई 10 का वर्ग 100, 100 माइनस 1 99, तो k का मान क्या बनेगा? 24 गुणा 99। गुणा मत करो अभी, ये बना k का मान 24 गुणा 99। वो कह रहा है y बराबर 10 है जब, ये कह रहा है x का मान क्या होगा? x बराबर क्या होगा जब y बराबर 5 है? y का मान 5 दे रखा है, तो इसमें रखना है हमें x बराबर k अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, इसमें हमें रखना है ये। x का मान निकालो मेरे दोस्त यहां से, तो आप बोलोगे x का मान तो x बराबर x, k का मान है 24 गुणा 99, 24 गुणा
99 अपॉन y का मान 5 तो y स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1, तो 24 गुणा 99 अपॉन में 24, 24 से 24 कटा, x का मान आया 99, x का मान आया 99, x का क्या मान आया 99, ठीक है ना। x का मान मेरे प्यारे भाई आपको बताना है वो कितना आ गया 99। तो बस व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती समझ लेना, k तो हर बार ले रहे हैं हम, k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो k का मान बदलेगा नहीं कभी भी। जैसे k का मान अगर यहां पे ये आ गया तो अगले पॉइंट पे भी k का मान यही आएगा, इसी सवाल में, अगले सवाल में सवाल चेंज, k का मान चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो ये बात आप लोगों को पता चल चुकी है कि सर हम इसको ऐसे करके निपटा सकते हैं, ऐसे करके हम इसको निपटा सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से इस सवाल का मतलब ऐसा एक सवाल पूछूं जिसको देख के आप एकदम भ्रंग हो जाओ, भ्रंग इन द सेंस आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो भी आपके दिमाग को काम करना होगा, ठीक है ना। क्यों लिया अब सर आपने 5 का स्क्वायर क्यों लिया? अब तुम पूरी बात सुने करो भाई, एक बात समझो मेरी, पहले लिखने की कोशिश मत करो, लिखने के लिए क्लास बाद में देख लिया करो, पहले कोशिश करो समझने की, एक एक बात समझोगे। अब एक बात बताओ, बच्चे ने कहा अब आपने 5 का स्क्वायर क्यों किया? अरे प्यारे भाई ये y स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर y का मान 5 है तो y स्क्वायर तो मुझे करना पड़ेगा, y का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर -1, भाई y का स्क्वायर है तो इसलिए मुझे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो 5 स्क्वायर -1 कहां से आया? ये आया है परिलोक से, ये रहा परिलोक, यहां से आया है, ठीक है, यहां से आया, यहां से, यही वैल्यू तो यहां रखनी है मुझे, y स्क्वायर -1, k का मान ये रहा, y स्क्वायर -1 करो। भाई दोनों चीज अगर आप एक साथ कर रहे हो तो आप अपना घाटा कर रहे हो, साथ में बहुत सारे लोगों का भी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, केवल और केवल एक काम एक बार में करो, समझ लो, राइट डाउन करने के लिए दोबारा से उस चीज को देख सकते हो। सर आप हिलते हैं तो ब्लर हो जाता है, इस क्लास के बाद इसको सही करवाऊंगा भाई, बीच क्लास में सही करवाया तो ये एकदम बिगड़ जाता है सारा ही। सर 3 मिनट दीजिए, अगले क्वेश्चन में टाइम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पहले तो लिया नहीं था आपने स्क्वायर, अबे बहरे आदमी, ये 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर 100, 100 -1 99 कहां से आया? y का मान 10 है तो y स्क्वायर में 10 का स्क्वायर लिया नहीं है क्या? ठीक है, y स्क्वायर माइनस, तो 10 का स्क्वायर लिया तो है, पहले तो नहीं लिया था। अब ये कह रहा है इसमें अब जबरदस्ती स्क्वायर लेना शुरू कर दूं क्या? क्यों भाई, क्या जबरदस्ती स्क्वायर लेना कोई अच्छी बात है? नहीं है अच्छी बात। ये रहा एक क्वेश्चन, देखो x y के घन के अनुक्रमानुपाती है, x जो है अनुक्रमानुपाती है y का घन, y का घन होता है ये, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो आप x बराबर k1y3, और k1 क्यों लिया? क्योंकि मैं जब आगे पढ़ रहा हूं तो मुझे एक चीज और दिख रही है, z अनुक्रमानुपाती है, x जो है y के घन के तो अनुक्रमानुपाती है, और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो x का मान आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट यहां से भी मुझे पता चल रहा है कि x का मान हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है z के स्क्वायर के, तो x बराबर हो जाएगा k2 अपॉन जेड स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा k2 अपॉन जेड स्क्वायर। k1 k2 दोनों क्या हैं? k1 और k2 दोनों के दोनों कांस्टेंट वैल्यू। पहले मुझे यही बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये जो x है y के घन के अनुक्रमानुपाती है, x जो है y के घन के अनुक्रमानुपाती है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, तो y का क्यूब करोगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के क्यूब के, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे इस चिन्ह को हटाने के लिए हम k1 लगा दें, लगा दो भाई, x बराबर k1y3, और x जेड स्क्वायर के वर्ग के मतलब z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम में तो अपॉन में लिखोगे, अनुक्रमानुपाती है तो सीधा सीधा। तो ये दोनों वैल्यू x की हैं, दोनों वैल्यू x की हैं, तो इनको आपस में बराबर कर दो, k1y3 बराबर k2 अपॉन जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं आपके सामने कि इसको इधर ले जाओ,
वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, और K1 को नीचे ले आओ, K1 K2 अपॉन K1। तो K2 अपॉन K1 का मान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, K2 अपॉन K1 का मान तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब कह रहा है x बराबर 1/36 है तो y बराबर 3 है। x बराबर x बराबर 1/36 है तो आपसे कह रहा है y बराबर 3 है, z बराबर इतना होने पर x का मान ज्ञात करो। x बराबर 1/36 है तो y का मान मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बताना है। तो यहां से आपको K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी के साथ, यहां से K1 की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सर को क्या लिख रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा है सर जी, 10 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बता देता हूं, परेशान मत हो इस सवाल को, पर देखो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को ये तो समझना पड़ेगा कि भाई कोशिश आप ही को करनी है एट द एंड, एट द एंड कोशिश आप लोगों को ही करनी है समझने की। मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको एक बार ये समझ लो, एक्स वाई के घन, पहली लाइन पढ़ रहे हैं, एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है, एक्स जो है वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है, एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है, और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स की बात कर रहा है, जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दोनों जो संबंध है इनके बारे में बताओ, जो मैंने देखा यहां से लेके यहां तक पढ़ा, इसका यूज करके मैंने ये दो संबंध बनाए। मुझे बताओ क्या इन दोनों संबंधों से आपको कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों संबंधों से क्या कोई दिक्कत है? एक्स वाई के क्यूब के अनुक्रमानुपाती है और एक्स जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब मैंने लिख दिया, और एक्स ही जेड स्क्वायर के मतलब उसके व्युत्क्रम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। ठीक है, चलो तो ये आप लोगों से कह रहा है, डायरेक्ट बता रहा है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ वाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जेड। अब मैं इस चिन्ह को हटाने के लिए k की गुणा करूंगा तो यहां हो जाएगा K1 वाई क्यूब, और यहां हो जाएगा x बराबर K2 अपॉन जेड स्क्वायर, K2 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों जगह ये x की वैल्यू है, ये दोनों जगह x की वैल्यू है, x का मान 1/36, y का मान 3। तो अब आप एक बात बताओ, जब ये दोनों ही x की वैल्यू हैं तो z बराबर 5 होने पर 800x का मान आपको बताना है, तो हमें 800x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x हमें गायब भी नहीं करना कतई कि हम x को गायब भी कर दें। अगर हम यहां से देखें, उसने कहा x का मान 1/36 है और y का मान कितना है 3, y का मान कितना है 3, तो x बराबर 1/36 और y का मान अगर मैं 3 रखूं, x बराबर 1/36 और y बराबर अगर मैं 3 रखूं तो x का मान 1/36 बराबर K1 इंटू वाई का क्यूब, यानी 3 तिया 9 तिया 27। तो K1 बराबर क्या होगा 1/36 बराबर K1 इंटू 27, और 27 इधर जाएगा तो K1 का मान होगा 1/36 गुणा 27। ये मान K1 का हुआ। अब कह रहा है x का मान अगर हम लोग है तो y का मान 3, z बराबर 5 होने पर 800x का मान बताना है, z बराबर 5 होने पर 800x का मान बताना है, z बराबर 5 होने पर 800x का मान। तो यहां पे K1 का मान हमें पता चल गया, z का मान अगर मैं 5 रखूं तो मैं K1 की वैल्यू यहां रख के x की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसे ना करके हम थोड़ा छोटा और कर लें, थोड़ा सा यहां पे ये भी वैल्यू x की, ये भी वैल्यू x की, तो आपस में बराबर होंगी, तो ये भी बराबर होंगे, यानी K1 वाई क्यूब बराबर K2 अपॉन जेड स्क्वायर बराबर K2 अपॉन जेड स्क्वायर। अब इस सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ऐसा हो सकता है कि x का मान, ये z का मान 1/36 दे रखा हो और y का मान आपसे पूछ रखा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? इस सवाल में क्या गड़बड़ नजर आ रही है? y बराबर 2 है ना सर? ओहो ओहो, हम यहां गड़बड़ कर रहे हैं भाई, हमें पढ़ना है यहां से, y का मान 2 तो z का मान 3 होने पर x बराबर 1/36 है, x बराबर 1/36 है, तो y का मान 2 और z बराबर 3 होने पर, y का मान 2 z बराबर 3 होने पर x का मान 1/36 है, तो y बराबर 3 और z बराबर 5 होने पर क्या मान होगा ये बताना है हमें। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, यहां से
हमें तीनों के बारे में बात करनी है। एक y बराबर 3 है, y बराबर 2, z बराबर 3। तो y का मान हम यहां अगर 2 रख दे, z का मान 3 रख दें, तो यहां से x का मान निकाल के भी आप आंसर लेकर आ सकते हो। जैसे इन दोनों में लिखो एट x बराबर 1/36, y बराबर 2 एंड z बराबर 3। x का मान लिखो 1/36 बराबर K1, y का मान y की पावर 3 है तो y का मान 2 की पावर 3। 1/36 बराबर K1 इंटू 8, तो 8 इधर जाएगा तो K1 का मान आया 1/36 गुणा 8। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं x का मान 1/36 बराबर K2, z स्क्वायर, z का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, 1/36 बराबर K2 अपॉन 9, 9 चौक 36, तो K2 का मान 1/4। K1 का मान भी पता हो गया, K2 का मान भी पता हो गया। कह रहा है y बराबर 3, z बराबर 5 होने पर 800x का मान बताओ। z बराबर 5 होने पर 800x का मान यहां देखते हैं। z बराबर 5 होने पर, z बराबर 5 होने पर पहले x की मान बताओ। x बराबर K2, K2 का मान 1/4 है, और z स्क्वायर, z का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, 1/4 गुणा 25, तो ये बना 1/100। x का मान है ये, तो 800x का मान क्या होगा सर? 800x का मान 800 गुना, यानी 800 गुणा 100, तो आंसर तो अब भी नहीं आ रहा। क्या दिक्कत आ रही है भाई? कोई ना कोई दिक्कत आ रही है का? 800x का मान 8 आ रहा है तो के कांस्टेंट है। आप K1 K2 को मानकर के नहीं माने ना, और दोनों इक्वेशन को एक बना दो। के कांस्टेंट नहीं है, K1 अलग है, K2 अलग है, दोनों में क्या गड़बड़ आ रही है भाई? x बराबर 1/36, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं एक में एक इक्वेशन बना दूं, अगर मैं इसको एक ही इक्वेशन बनाऊं तो क्या कर सकते हैं? बनाने पे आंसर आना तो चाहिए यार। आंसर 27 होगा, तो 27 होगा, पर कैसे? बट द हाउ? हा हा हा। x बराबर है K2 अपॉन जेड स्क्वायर। इसको अगर मैं बराबर लिख दूं x को दोनों जगह से, एक इक्वेशन बनाऊं, तो वहां से x गायब हो जाएगा, K1 K2 का मान आ जाएगा, x हो जाएगा गायब, और हमें 800x का मान निकालना है, तो x तो वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई दिक्कत हो सकती है? ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। कांस्टेंट के एक ही रहेगा ना, एक नहीं रहेगा, बस ये बात समझ लो। कुछ बच्चों को लग रहा है सर K1 K2 एक रहेगा, एक नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। कोई छोटी मोटी बात है जो स्किप कर रही है? अगला एक पॉइंट ये आता है, लास्ट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में ये लास्ट पॉइंट है, आप लोगों को ये देखना है थोड़ा सा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर कैसे के एक्स बराबर के वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वेशन बनाइए ना। के एक्स बराबर वाई क्यूब, एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती है, एक्स इज वाई के घन के अनुपाती, जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से x बराबर 1/36, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 होने पर, तो एक्स वाई जेड तीनों का मान अगर हमें पता चल रहा है तो कैसे पता चलेगा? एक्स वाई जेड तीनों तो यहां आने से रहे, क्योंकि अगर मैं x बराबर इसको रखूंगा तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, यानी बराबर होने पे x तो गायब हो जाएगा। k बराबर 2 कहां से आया, K2 कहां से आया भाई? दो वो बन रहे हैं ना संबंध, तो दोनों संबंध में k अलग अलग लेना पड़ेगा। वर्ग अनुपाती है सर, वर्ग के अनुपात 3 का वर्ग कर दीजिए, वर्ग अनुपाती है, 3 का वर्ग कर रखा है ये 9। देखो इस पे बिल्कुल टेंशन लो मत, कोई ना कोई दिक्कत छोटी सी, या तो हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम मिस कर रहे हैं। सर बाई बराबर 5, जेड बराबर 8 लो, बाई बराबर 5, जेड बराबर 8 लो। नहीं, या तो हम कुछ मिस कर रहे हैं इसमें। आप आओ फिलहाल इस पे, उसको तो हम कल देख लेंगे। ये लास्ट पॉइंट बच रहा है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। कांस्टेंट कर सकते हैं एम मान के, हाँ दोनों को कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्स गायब हो जाएगा उस केस में। ठीक है ना, चलो कल देख लेंगे इसको।
ये देखो हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इस बात पे नजर मारो, वजन के समानुपाती, वजन के वर्ग के समानुपाती। कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है, कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है। इस बात पे ध्यान दो जरा थोड़ा सा। कीमत क्या है? उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, आओ, x जो है प्रोपोर्शनल y के घन के और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको दो ना बना के एक बनाओ। तो इस संबंध की मैं बात करूं, x y के अनुक्रमानुपाती है घन के, तो y का क्यूब, तो x और y ऊपर रहेंगे। z के व्युत्क्रमानुपाती है तो z स्क्वायर नीचे, यहां से बनेगा x बराबर k इंटू वाई क्यूब अपॉन z स्क्वायर। और जैसे ही इसमें आप चीजों को रखोगे ना, जैसे ही इसमें आप चीजों को रखोगे आपका आंसर आ जाएगा इस बार। जैसे अगर एट y बराबर 2, x बराबर 1/36, y बराबर 2 एंड z बराबर 3 रखने पर x का मान 1/36 बराबर k, y क्यूब यानी 2 का क्यूब अपॉन z स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 1/36 इज इक्वल टू k, और गुणा में आया ये 8/9। तो 9 चौक 36 और 8 चौक 32, के का मान आया 1/32। और ये मान फिक्स हो गया, के का मान 1/32। अब यहां पे दूसरा समीकरण क्या कह रहा है आपसे? दूसरा समीकरण कह रहा है y बराबर 3 और z बराबर 5 है। तब देखो x का मान क्या होगा, k गुणा वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर में रखो। तो x बराबर k का मान क्या है 1/32, y क्यूब, y है 3, तो 3 का क्यूब और z यानी 5 का स्क्वायर। तो ये बना 1/3 तिया 9, ऊपर बना 3 तिया 9 तिया 27, 1/32, 9 नहीं बना 32, 1/32 27/25। ये बना x का मान। लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 800x का मान। हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 800x का मान। हमें किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए 800x का। थोड़ा सा लेंथी है, 800x का मान। तो 800 गुणा x का मान आ रहा है 1/32 और 27/25। ठीक है, तो 32 गुणा 25 ये कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इसको 25 से काटूं तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 32 खत्म। तो 800x का मान आया 27। 800x का मान अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर 27। 800x के मान की बात करेगा तो आप बोलोगे बिना हिचक्के कि सर ये मान हो जाएगा 27। दोबारा से समझने की कोशिश करो, एक ही लाइन में दो दो समीकरण, दो दो इसके रिलेशन दे दिए। x जो है y के क्यूब के अनुक्रमानुपाती है और z के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों को अलग अलग ना लिख के एक साथ हमने लिखा x बराबर क्या है, y क्यूब अपॉन z स्क्वायर के। तो x y के तो क्यूब के अनुक्रमानुपाती हो गया, z स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो यहाँ k बराबर आपने मान लिया, तो k क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है कुछ। तो यहाँ पे x y z के तीनों मान दे रखे हैं, y का मान 2, z का मान 3, x का 1/36 रखो, k का मान आया 1/32। फिर इसमें दोबारा रखो, y का मान 3, z का 5 दे रखा है, तो x का मान ये आया। ठीक है, 27/800 इसका मान आया। तो हमें बताना है 800x का मान। तो 800 गुणा 27/800 करोगे तो 800 से 800 कटेगा, आंसर आ जाएगा 27। ठीक है ना? चलो, बहुत सारे बच्चे इसको शायद बोल भी रहे थे कि सर हम अब उनका कमेंट में सर हम ऐसे ही बोल रहे थे, हम ऐसे ही बोल रहे थे। तो ऐसे ही आप बोल रहे थे, लेकिन मैं दो इक्वेशन बना रहा था जो गलत था। तो एक बार ये समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती देख लेना। अब आता है ये पॉइंट, हीरे की कीमत उसके वजन के समानुपाती है। तो वजन, हीरे की कीमत है 6084 रुपए, 3 टुकड़ों में काटा गया जिसके वजन का अनुपात है 3:1। मेरे प्यारे दोस्त, हीरे के वजन का अनुपात क्या है? वजन का अनुपात बहुत सिंपल सी बात है, 3:1। तो इन वजनों का मूल्य क्या होगा? रेट। आप इस बात को पढ़ चुके हैं, इनका रेट क्या होगा?
तो आप बोलोगे कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, मतलब वजन का वर्ग कर दो, ठीक है ना, उनको आता है। आप बोलोगे वजन का क्या कर दो, वर्ग, तो 3 का वर्ग कर दोगे तो 9 इसकी कीमत, 2 का वर्ग करोगे 4 इसकी कीमत, 1 का वर्ग करोगे 1 इसकी कीमत। कुल कीमत कितनी है टूटने पर, 9 4 13 और 1 14 रेशियो। मैं अब आपसे बोल रहा हूं यदि ना टूटता तो, यदि ना टूटता तो उसका वजन होता 3 2 5 और 1 6। ये बात तो मानते हो भाई, टूटने के बाद उसके वजन का रेशियो 3 2 1 है, अगर टूटता नहीं तो उसका वजन होता 6। उसका वजन कितना होता, 6 होता। लेकिन मेरे प्यारे भाई 6 का मान अगर मैं निकालूं मूल्य, तो वो तो उसका मूल्य वर्ग के बराबर होता 36 रेशियो, ठीक है। तो काटने से उसको कितनी हानि हो रही है, लॉस अगर मैं यहां देखूं तो लॉस हो रहा है 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, लॉस हो रहा है 22 रेशियो का, ठीक है। और उसकी ओरिजिनल कीमत 6084 दे रखी है, तो 6084 की अगर मैं बात करूं, 36 रेशियो ओरिजिनल कीमत है, 36 रेशियो का मान 6084। इसमें अगर मैं 6 से काटूं, 6 छिंग 36, 6 से काटा 6 एकम 6, ना जाने की 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 से काटा 6 एकम 6, बचा 4, 6 छिंग 36, 6 निम्मा 54, एक आर का मान 169 आया। और हमारे पास लॉस है 22 आर का, तो 22 गुणा 169, 22 गुणा 169, तो 22 नाम 2 निम्मा 18 का 8, तो 22 निम्मा 198 हासिल 19, 22 छिक्के 132, 19 151 हासिल लगेगा 15, 22 एकम 22 और 15 आप बोलोगे 37। तो इसका मतलब लॉस जो हुआ है वो 3718 का हुआ है। इसका मतलब प्यारे बच्चे लॉस जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 3718 का हुआ है। लॉस आप बोल सकते हो कितने का हुआ है, 3718 का हुआ है। क्लियर बात है, लॉस कितने का हुआ है मेरे दोस्त, तो 3718 का हुआ है। इस सवाल को आप एक बार फिर समझो। हीरे का जो वजन है वर्ग के समानुपाती है, तो ये उसका वजन है, उसकी कीमत इसके वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 9 4 13 और 1 14 वजन उसकी कीमत हो गई। अगर वो टूटा ना होता तो वजन होता 3 2 5 और 1 6, कीमत 36 होती, तो 36 की वजह 14 हो गया, लॉस कितना है 22 रेशियो का। अगर 36 का मान 6084 है तो 22 का मान 3718 होगा, इतनी सी बात थी। अब मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये होमवर्क में एक बार कर लेने हैं। बाकी कल ये चैप्टर पूरी तरह स्वाहा इसको हम कर देंगे, अगला चैप्टर परसों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।